हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हाय दोस्तों, तो रिसेंटली मेरा स्किन केयर गेम बहुत अच्छा हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में भी कुछ टिप्स वगैरह शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले है ना, मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था VLCC का मलबेरी एंड रोज़ वाला फेयरनेस फेस वॉश, और इसको यूज़ करते साथ ही मुझे समझ में आया ये फेस वॉश तो बहुत बढ़िया है। मतलब इसको यूज़ करने के बाद में स्किन है ना एकदम सॉफ्ट सफल सी हो जाती है और चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी आता है। अच्छा, इसकी कीमत की बात करूँ तो इसका 150 ml नॉर्मली 225 में मिलता है, लेकिन ऑफर चल रहा था तो मुझे 165 में इसकी 2 बॉटल्स मिल गई। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट एलोवेरा जेल, रात को सोते समय इसको मैं अप्लाई करती हूँ चेहरे के ऊपर। इसको नहीं किया तो ये गुलाब वाटर को गुलाब जल को कर देती हूँ, तो उसकी वजह से स्किन काफ़ी अच्छी रहती है और सुबह चेहरे पर एकदम अच्छा वाला ग्लो भी आता है। और हफ्ते में एक बार तो है ना मैं स्क्रब करना पसंद करती हूँ स्किन को, जिसकी वजह से डेड स्किन सेल्स जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और स्किन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। ब्लैक हेड्स नहीं होते, वाइट हेड्स नहीं होते, इसलिए स्क्रब करना ज़रूरी है। अगर मुझसे पूछोगे अगर इंडिया में कोई मिलने वाला स्क्रब रहा तो मुझे एवरयूथ का भी स्क्रब काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी अच्छे से काम करता है। ये वाला आई डोंट थिंक इंडिया में अवेलेबल होगा, लेकिन मेरे पास ये था तो मैं इसी से करती हूँ। इसके अलावा घर से निकलने से पहले, सूरज में जाने से पहले हमेशा वाव की ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से टैनिंग वगैरह ब्लेमिशेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। मेरी स्किन में मेलानिन ज़्यादा है, लेकिन इस सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद है ना ऐसा वाकई में लगता है कि इसकी वजह से टैनिंग काफ़ी कम हो रही है, लेकिन स्किन को स्वेटी बना देता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, टैनिंग नहीं होती, ब्लेमिशेस नहीं होते तो और क्या चाहिए, है ना। इसके अलावा आज है ना मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, तो रमज़ान चल रहा है तो ढेर सारी सब्जियाँ और फल के छिलके मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको नॉर्मली मैं पानी में डाल देती हूँ, 1-2 दिन के लिए सड़ा देती हूँ और बना देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, सब्जियों के पौधों के लिए, फूलों के पौधों के लिए अच्छा होता है। और इनको मैं अपने पौधों को दे देती हूँ, तो जिसकी वजह से फ्लावरिंग वगैरह भी अच्छी मिलती है। अब मेरी जो गार्डन सॉइल है ना उसके अंदर बस गार्डन सॉइल ही होती है, मैं कोई कंपोस्ट नहीं डालती, कोकोपीट नहीं डालती, बस सॉइल होती है। इसी वजह से इनको ऊपर से ऐसी खाद देती रहती हूँ। अच्छा, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, ये मनी प्लांट है और ये गुलदाउदी है। ये दोनों लिटरली मर गए थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको मिट्टी में रखा, तो देखो मेरे पास सभी नए 2 वाले प्लांट्स हो गए। तो ऐसे चलता रहता है, मैं कोई भी प्लांट को जल्दी से फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको पूरी कोशिश करती हूँ उनको बचाने की, उनको रिवाइव करने की। अक्सर प्लांट्स बच जाते हैं, लेकिन कभी कभार कोई मर भी जाता है। जैसे रिसेंटली मेरा एस्ट्रो चाइना मर गया, मुझे समझ में नहीं आया क्यों मरा। मैंने उसको ओवर वाटर भी नहीं किया था, मुझे समझ में नहीं आया कैसे मर गया, तो लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसके सीड्स को कलेक्ट कर लिया है, तो इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा से लगाऊंगी और फिर से अपने एस्टर चाइना को ले आऊँगी। देखते हैं क्या होता है। तो वैसे जो भी होगा आपको मैं अपडेटेड तो ज़रूर रखूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, तो आज शाम को इफ्तारी के लिए ना मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। अभी मैं जो पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना उसके लिए मैं नॉर्मली घर पर ही पीटा ब्रेड बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को चबाने में काफ़ी दिक्कत होती है, मेरे इन लॉस को चबाने में दिक्कत होती है, इसलिए ना मैं थोड़ा सा नरम नरम ही बनाना पसंद करती हूँ। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए ना इस पीटा ब्रेड की, तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप वो इसकी रेसिपी देख सकते हो। अच्छा, इसके बेस पर लगाने के लिए सॉस के तौर पर मैंने बस केचप लगाया है, केचप और मेयो का मिक्सचर है ये। इसको मैं अप्लाई करती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं सब्जियाँ डाल देती हूँ, चिकन डाल देती हूँ। नॉर्मल मैं चिकन को फ्राई करके लेती हूँ, लेकिन अब की बार मेरे पास में ऑलरेडी चिकन बॉईल किया हुआ था, इसलिए मैंने बॉइल्ड चिकन डाला, तो ऑफकोर्स उसकी वजह से ज़्यादा कोई फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन चलता है। कभी कभार ब्लैंड पिज़्ज़ा भी अच्छा ही लगता है। आई मीन चीज़ जिस भी चीज़ के ऊपर पड़ जाए तो फिर वो तो अच्छी हो ही जाती है अल्टीमेटली। इसी वजह से मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बॉइल्ड चिकन तो बॉइल्ड चिकन चला लेंगे। फिर ऊपर से मैंने ये वाली इसके ऊपर सीजनिंग डाल दी और डाल दिया ढेर सारा मोज़रेला चीज़, और फिर उसके बाद में गुड टू गो, पिज़्ज़ा बन के तैयार था। मेरे पास में ये वाला मोज़रेला चीज़ था डाइस्ड किया हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा पड़ता है। नहीं तो अगर मोज़रेला चीज़ की ब्लॉक होना तो फिर उसको खिसते बैठो या फिर उसके अजीब अजीब तरीके से टुकड़े कर दो, तो उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर ये पड़ता है कि अपने हाथों में बस ले लो टुकड़ों को और डाल दो पिज़्ज़ा के ऊपर, और फिर उसके बाद में मैं इनको अक्सर तवे पर बेक कर देती हूँ, तो उसके बाद में बस ख़त्म ये। तो पिज़्ज़ा मेरा उतना ज़्यादा स्पाइसी कोई एकदम फ्लेवरफुल तो नहीं बना था, बिकॉज ऑफ कोर्स चिकन जो था वो फ्राई नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाता है कभी कभार। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू दिस पिज़्ज़ा। मैं अगर कहूँगी अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो तो चिकन याद से फ्राई कर लो, क्योंकि फ्राइड चिकन के अंदर ज़्यादा टेस्ट है।
मेरे यहाँ पर है ना, तरावी के बाद में भी थोड़ा सा खाना खाया जाता है। इफ्तारी एकदम हल्की सी करते हैं, फिर तरावी पढ़कर आने के बाद में थोड़ा सा खाना खाते हैं, और फिर सहरी के अंदर भी वही खाना खाया जाता है ताकि ज़्यादा तामझाम ना पड़े। तो इसीलिए मैं कोई सी प्रॉपर सी सब्ज़ी, दाल, मच्छी का सालन या फिर चिकन का सालन, उसी तरीके का कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो आज के लिए मैंने ये स्प्रिंग ऑनियन की सब्ज़ी बनाई थी कोलम के साथ में, और इसको काटने की आवाज़ बड़ी मज़ेदार है। मैं चाहूँगी आप भी सुनो। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट ली है और मैंने प्याज काट लिया है। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी। मैंने नोटिस की हूँ अपने जो इंडियन खाने वगैरह होते हैं ना, उनमें तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब किसी भी चीज़ को तड़का देना है, सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है, तो हर एक चीज़ के अंदर तेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अनहेल्दी लगती है, लेकिन ठीक है, हमारा एक कुजीन बनाने का यही स्टाइल है, तो यही सही। ठीक है, तो तेल के अंदर बस थोड़ा सा प्याज डाल देती हूँ, और फिर उसके अंदर नमक डालकर उसे थोड़ी देर के लिए नरम होने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारे यहाँ पर और कोई ख़ास ऐसे ऑप्शंस भी नहीं है। मतलब अगर हमें इंडियन खाना खाना ही है तो फिर उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोलम को है ना, मैंने 2-3 बार पानी में अच्छी तरीके से भिगो लिया। प्याज के अंदर मैं ऊपर से फिर थोड़ी सी मिर्च डाल देती हूँ हरी वाली, ताकि थोड़ा सा तीखापन आ जाए, और फिर इसको बहुत अच्छे से सौटे कर देती हूँ, क्योंकि ये प्याज जो है वो मोटा मोटा कच्चा उस टाइप का नहीं रहना चाहिए, एकदम गल जाए तो ये अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में कोलम का पूरा पानी निथार कर उसके अंदर डाल देती हूँ। सबसे पहले कोलम जाएगा, क्योंकि कोलम को थोड़ा सा पकना होता है। सब्ज़ी को मैं बाद में डाल देती हूँ, वो कोलम के अंदर आसानी से फिर वो भी पक जाती है। तो हमारे यहाँ पर कोकन में कोलम, ये सूखी मच्छी वगैरह बहुत खाते हैं। आप लोगों के इधर क्या खाते हैं, कमेंट करके बता सकते हो। देखते हैं कौन से रीजन में किस तरीके की मछलियाँ खाई जाती है। फिर इसके बाद में मैं ये कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन इसके ऊपर डाल दूँगी, और फिर उसके बाद में इसको सिमर होने तक, या फिर जब तक ये पक नहीं जाता, मैं ढक के रख दूँगी एकदम लो फ्लेम पर, और फिर उसके बाद में पककर तैयार हो जाएगा। मेरे यहाँ की मिट्टी में ना स्प्रिंग ऑनियन वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर है ना, बंदर रखते नहीं हैं। बंदर ज़मीन में से निकाल निकाल के पोटैटोज़ या फिर ऑनियंस खा जाते हैं। इसी वजह से मैं इन सबको नहीं लगा पाती। अब बंदरों के लिए खाने की और भी ऑप्शंस है, मगर वो यही खाना पसंद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं सीड्स कलेक्ट कर रही थी, तो है ना, मैं आपको अपना सीड्स का कलेक्शन दिखाती हूँ। तो मैं करती क्या हूँ, जब भी कोई फूल वगैरह सूख जाते हैं ना, तो मैं उनको काट लेती हूँ और मेरे पास में रख लेती हूँ संभाल कर, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं ना, मेनली उन्हीं में सीड्स होते हैं। तो इसी वजह से मैं उनको कलेक्ट कर लेती हूँ, ताकि इनको मैं नेक्स्ट सीज़न में लगा पाऊँ। तो यहाँ पर कप में अगेन वही सारे फ्लावर्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। इसके अंदर छोटे पिंक वाले फ्लावर्स है, एस्टर चाइना है, मैरीगोल्ड है, और टोरेनिया भी है थोड़े बहुत। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से कलेक्ट करती हूँ। मैं इनको ऐसे छोटे छोटे कागज़ों के अंदर बांध कर रखती हूँ, मॉइस्चर वगैरह से बिल्कुल दूर, और इनको अच्छी तरीके से सुखा कर ही मैं कलेक्ट करती हूँ। सबसे पहले ये मैरीगोल्ड, ये रहा डायंटिस, ये सदाबहार, और ये हैं मेरी इसके मॉर्निंग ग्लोरी, और ये रहा टॉप स्टार डालिया। टॉप स्टार डालिया की भी काइंड ऑफ इस तरीके से होते हैं, मैरीगोल्ड की तरह होते हैं ना, सेम उसी टाइप के होते हैं। तो उसके बड को सुखा लिया था। ये यहाँ पर डायंटिस है। डायंटिस के दोनों प्रकार हैं मेरे पास में। देखिए छोटे छोटे जो है ना, ये इसके बीज है। तो इनको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि बीज क्या है, कचड़ा क्या है, इसलिए मैं सारे के सारे फ्लावर्स ही संभाल लेती हूँ। यहाँ पर ये गुलदावदी है पीला वाला, और ये देखिए इसकी जो नीचे गिर रहे हैं ना, ये सारे इसके सीड्स हैं। तो मैं सबको कलेक्ट कर लेती हूँ। ये रहा यहाँ पर कॉक्सकोम, सूखा हुआ करेला। करेला भी मैंने बचा लिया था, मेरे घर पे सब्ज़ी वगैरह बनती है तो उसमें मैं करेला बचा लेती हूँ। ये रहा टोरेनिया। टोरेनिया के भी फ्लावर्स को मैंने अच्छे से सुखा लिया, और फिर उसके बाद में उसको कलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये मिर्ची है, मिर्ची को भी अच्छी तरीके से सुखा लिया, और फिर उसके बाद में उसके सीड्स कलेक्ट कर लिए। यहाँ पर ये बाउंची या फिर जिसको गवार कहते हैं, ये वो वाली है, और ये मैंने इससे मंगाई थी ना, ट्रस्ट सीड से मैंने, सॉरी एरो सीड से मैंने मंगाए थे ये फ्लावर के सीड्स। तो उसके अंदर से ये वाला पैकेट मेरा रह गया था। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न उसको पीछे क्यों रखा मैंने, लेकिन मुझे लगा देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सीड्स जो आते हैं ना, वो जल्दी से एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये रहा मेरे सीड्स का कलेक्शन। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर